इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। बंद को सफल बनाने व्यापारियों ने झोंकी ताकत, बाजार में रहा बंद का व्यापक असर। बस ऑनर्स की हड़ताल, परेशान दिखे यात्री। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के द्वितीय चरण का किया गया ई लोकार्पण। और कलेक्टर व निगम आयुक्त ने किया रेवांचल बस स्टैंड एवं खन्ना चौराहे का निरीक्षण। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। बंद को सफल बनाने व्यापारियों ने झोंकी ताकत, बाजार में रहा बंद का व्यापक असर। चारों तरफ रहा सन्नाटा। जीएसटी की जटिल समस्याओं एवं प्रावधानों के खिलाफ व्यापारियों ने 26 फरवरी शुक्रवार को किया देशव्यापी बंद का आह्वान, जिसका खास असर रीवा में भी देखने को मिला। व्यापारियों द्वारा किए गए बंद का रीवा शहर व आसपास के क्षेत्रों में व्यापक असर देखने को मिला। आपको बता दें कि जब से जीएसटी पद्धति लागू हुई है, तब से लगातार उसके नियमों में आए दिन बदलाव ही किए जा रहे हैं और इस कठिनाई की वजह से व्यापारी परेशान देखे जा रहे हैं। यही नहीं, इसकी वजह से व्यापार भी प्रभावित माना जा रहा है। इसी बात के विरोध में व्यापारियों ने आक्रोश जताकर सरकार को चेतावनी भी दी, लेकिन सरकार इस बात पर अमल नहीं कर पाई। इसी बात के विरोध में शुक्रवार को व्यापारियों ने देशव्यापी आंदोलन किया और बाजार बंद कराया। खासा असर देश के अन्य हिस्सों के साथ ही रीवा में भी देखने को मिला। जीएसटी के कड़े प्रावधानों के विरोध में रीवा शहर का व्यापार पूरी तरह से बंद देखा जा रहा है। बंद को लेकर व्यापारियों एवं नेताओं से बात की गई तो उनका इस संबंध में क्या कहना है, आइए ये जान लेते हैं। ट्रेडर्स, कैट एवं रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से जीएसटी की विसंगतियों के विरोध में, ई कॉमर्स के विरोध में और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट में जो काले कानून है उनके विरोध में रीवा का व्यापार बंद का आह्वान किया था। रीवा का पूरा व्यापार आज बंद है। आज दुकानों के ताले नहीं खुले हैं। इससे यह साबित होता है कि जीएसटी से और ई कॉमर्स से आम व्यापारी कितना परेशान है। वो किसी भी तरह से इस काले कानून को हटाने के लिए कोई भी संघर्ष करने के लिए तैयार है। हमारी सरकार से मांग है कि इस जीएसटी के काले कानून को और ई कॉमर्स में जो बाहर के आए व्यापारियों को जो छूट दी गई है उसे तुरंत समाप्त किया जाए और ई कॉमर्स में और जीएसटी में तुरंत व्यापारियों को राहत दी जाए। ये तो आप पत्रकार भली भांति देख सकते हैं कि रीवा में ऐसा ऐतिहासिक बंद शायद ही कहीं हुआ हो। आज का जो बंद है, छोटे छोटे दुकानदार, मोहल्ले की दुकानें भी आज बंद हैं अपनी मर्जी से, जो स्वस्फूर्ति बंद है। हमने सिर्फ आह्वान किया था कि आज जीएसटी के विरोध में 26 तारीख को भारत व्यापार बंद है, इसी तरह रीवा का भी पूरा व्यापार आज बंद है। हमें रेवांचल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कैट की ओर से यह आह्वान था, जिसमें किराना व्यापारी संघ, गल्ला व्यापारी संघ, मिष्ठान व्यापारी संघ, आज बसें भी बंद हैं। बस ऑनर एसोसिएशन का भी हमें पूरा समर्थन मिला है। ट्रकें बंद हैं, ट्रक एसोसिएशन का समर्थन है। रेडीमेड व्यापारी व्यस्त संघ का, मोटर पार्ट्स एसोसिएशन का, मोबाइल एसोसिएशन का, सराफा मंडल का, ज्वेलर्स एसोसिएशन का। दवा विक्रेताओं ने दुकानें खुली रखी हैं, लेकिन उन्होंने भी बंद के लिए पूर्ण समर्थन हमें दिया है। तो आपने देखा कि किस तरह से व्यापारियों ने जीएसटी कानून को लेकर शासन प्रशासन को आड़े हाथ हो लिया और कहा कि अब यह अन्याय कतई सहन नहीं किया जाएगा। व्यापारी पहले भी टैक्स देता था, आज भी देने को तैयार है, लेकिन यह लगातार बदलाव अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बस ऑनर्स की हड़ताल, परेशान दिखे यात्री। बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर बस ऑपरेटरों की हड़ताल के बाद इधर उधर यात्री परेशान देखे गए। हड़ताल के बाद किस तरह की समस्याओं से यात्री हुए परेशान, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। यात्रियों ने भी ये माना कि हड़ताल जायज़ है और इसकी कसूरवार भी सरकार है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के जिस तरह से दाम बढ़ गए हैं उसका खामियाजा भी तो बस ऑपरेटरों के साथ आम लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। जब डीजल पेट्रोल बढ़ा हुआ है तो उस हिसाब से भाड़ा भी बढ़ना चाहिए।
भाड़ा बढ़ना चाहिए। इंसानियत के नाते। तो ये बताइए, भाड़ा बढ़ेगा तो आम जनता की जेब पे असर पड़ेगा, वो तो पड़ ही रहा तो है, नहीं सोचना चाहिए इस बारे में। नहीं पड़ रहा है, लेकिन ऊपर वालों को ध्यान देना चाहिए कि वो जब डीजल पेट्रोल नहीं बढ़ेगा तो भाड़ा भी नहीं बढ़ेगा, ये करना चाहिए उनको। तो आप क्या मानते हैं, सरकार की नीति क्या है, सही है गलत? सरकार की नीति गलत है वो, क्योंकि भाड़ा बढ़ रहा है और डीजल बढ़ रहा है तो भाड़ा निश्चित ही बस ऑपरेटर लोग बढ़ाएंगे, ये सत्य बात है। हम अभी आ रहे हैं, 1-1.5 घंटे हो गया यहाँ। हमको जाना है गुना, यहाँ से कटनी जाएँ, कटनी से भी ट्रेन लेंगे तो गुना जाना है। बस 6 आदमी हैं, बस नहीं मिली अभी? बस अभी तक नहीं मिली। बच्चे भी साथ में? बच्चे नहीं, हम लोग ये वृद्ध हैं, एक चाची हैं, हम हैं, एक भाई। मालूम है कि आज हड़ताल है? नहीं थी हड़ताल, मगर जब गांव से चले तो बसें चल रही थी, तो हो सकता है ये सोचे कि वहाँ से ही मिल जाएंगी, तो यहाँ आए तो सब। ये डीजल और पेट्रोल के दामों को बढ़ने के कारण बस वालों ने हड़ताल? हाँ किया है, तो बहुत तो क्या इन्होंने सही किया है या गलत किया? सही किया है, बहुत सही। नहीं, इसमें तो सभी की कमर टूट रही है, डीजल पेट्रोल में से। हम लोग भी ट्रैक्टर वगैरह रखे हैं, खेती किसानी करते हैं हम लोग, तो मरे जा रहे हैं डीजल पेट्रोल के दामों से, और सरकार पता नहीं कहाँ चेतती नहीं है। बाकी बड़े उद्योगपतियों के लिए तो सब कुछ है, किसानों के लिए कुछ नहीं है, मर रहे हैं हम लोग। कब से इंतजार कर रहे हैं आप? सब सवेरे से अभी तक नहीं मिलता? अभी तक नहीं मिली, हो सकता है कि मिलवे न करें। किसको मानते हैं आप? जी, इसका दोषी किसको मानते हैं? आज ये बस नहीं चल रही, किसको दोषी मानते हैं? बस ऑपरेटरों को या सरकार को? सरकार है दोषी, बस ऑपरेटर काहे को है। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के द्वितीय चरण का किया गया ई लोकार्पण। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं मंत्री नगरीय विकास समेत आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, राज्य मंत्री नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्री OPS भदौरिया द्वारा मिंटो हॉल भोपाल से पूरे मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में 99 नवीन और सुदृढ़ीकरण रसोई केंद्रों का शुभारंभ किया है। मध्य प्रदेश में लगभग 100 स्थानों पर दीनदयाल रसोई केंद्र फिर प्रारंभ हुए हैं, और वो गरीब भाई और बहन हमारे जो या तो गांव से काम धंधा करने आते हैं शहर में, या जिनके घर शहरों में बहुत दूर है और रोज दोपहर को अगर घर भोजन करने जाएं तो फिर काम धंधा कैसे करें। इसलिए हमने 2017 में दीनदयाल रसोई योजना शुरू की थी, ऐसे सब गरीबों को सस्ता और सुस्वादु भोजन देने के लिए। पिछली सरकार ने हमारी इस योजना को बंद कर दिया था, हमने फिर ये योजना चालू की है। पुराने रसोई केंद्र भी प्रारंभ किए, और ये 100 जो नए रसोई केंद्र हैं दीनदयाल रसोई, यहाँ सस्ता और सुस्वादु भोजन हमारे गरीब भाइयों और बहनों को मिलेगा, तो उनका पैसा भी बचेगा, उनका समय भी बचेगा, वो अपने काम धंधे के स्थान के आसपास ही दोपहर का भोजन प्राप्त कर सकेंगे। दीनदयाल जी कहते थे दरिद्री नारायण, और उसकी पूजा ही, उसकी सेवा ही भगवान की पूजा है। उनके सपने और संकल्प को इस योजना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने प्रारंभ से किया है। मैं हमारे मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी और OPS भदौरिया जी को बहुत बधाई देता हूँ। स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से ये योजना चलेगी, सरकार अपना योगदान इस योजना में दे रही है, और इसलिए आज का दिन प्रसन्नता का। ई लोकार्पण दोपहर 3 बजे किया गया। इसी क्रम में नगर पालिका निगम रीवा अंतर्गत 2 नवीन एवं सुदृढ़ीकृत दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना का ई लोकार्पण हुआ। मुख्यमंत्री के उद्बोधन का सीधा प्रसारण कार्यक्रम रसोई केंद्र पुराना OPD भवन हॉस्पिटल चौक में किया गया, जिसमें समस्त स्वयंसेवी संस्था हितग्राही मौजूद रहे। कार्यक्रम में निगम आयुक्त मृणाल मीणा, कार्यपालन यंत्री AP शुक्ला, सहायक यंत्री BS बुंदेला, सहायक जनसंपर्क अधिकारी सुरेंद्र सिंह, उपयंत्री अभिनव चतुर्वेदी, सिटी मिशन मैनेजर कृष्ण पटेल, केशव पटेल एवं संचालनकर्ता संस्था के प्रतिनिधि श्री कौशलेश मिश्रा, पूर्व पार्षद श्री रमाकांत पांडे तथा गणमान्य नागरिक कार्यक्रम में सम्मिलित रहे।
पूरे प्रदेश भर में 100 दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजनाओं का लोकार्पण किया गया है, जिसके तारतम्य में रीवा में भी 2 नवीन जो रसोई संचालित हुई हैं उनका लोकार्पण हुआ है और एक जो पूर्व में संचालित रसोई थी उसको रेनोवेट करके आज दोबारा से उसका भी लोकार्पण ई लोकार्पण के माध्यम से मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। तो उसी के संबंध में आज यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था। उनकी स्पीच लाइव सब लोगों के द्वारा सुनी गई थी और मुझे उम्मीद है कि ये रसोई और इसके अलावा जो 2 अन्य रसोइयाँ प्रारंभ हुई हैं उनमें गरीबों को उचित मूल्य पर अच्छा गुणवत्तापूर्वक खाना मिले। जो विंध्य की बात करेगा वही विंध्य में राज करेगा। यह बात पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। पृथक विंध्य के मुद्दे पर ही रीवा को मिला विधानसभा अध्यक्ष। पृथक विंध्य प्रदेश के मुद्दे को लेकर पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने कहा कि पृथक मध्य प्रदेश की लड़ाई अब जोरों पर है और हम पृथक विंध्य प्रदेश बनाकर रहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार को सबसे अधिक राजस्व विंध्य प्रदेश से मिलता है, लेकिन रोजगार के नाम पर मध्य प्रदेश के युवा बाहर पलायन कर रहे हैं। चुहिया घाटी में हुए हादसे के संबंध में सरकार को आड़े हाथों लेते हुए लक्ष्मण तिवारी ने कहा है कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मिलीभगत करके करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं। 54 लोगों की सीधी बस दुर्घटना में जल समाधि हो गई, जिस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 5-5 लाख रुपए देकर उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की। दुर्घटना हो जाने के बाद प्रशासन जागा और चुहिया घाटी में सड़क निर्माण करने लगा। यदि यह पहले होता तो शायद यह हादसा नहीं होता। ये पीडब्ल्यूडी तो चोर विभाग है, ये तो यहाँ डाका डल गया पूरा चारों तरफ से। ये तो पूरा जिम्मेदारी है ही है, पर पूरी सरकार जिम्मेदारी किसके अंदर में आता है? मैं मुख्यमंत्री हो जाऊं तो मेरे अंदर सारे विभाग हैं। मैं अगर सत्ता में सरकार में जाऊं तो मेरे अंदर में पूरे विभाग हैं। ये तो किसी को ताल देना है जनता को खुश करने के लिए, फलाना सस्पेंड हो गए। सस्पेंड कोई पनिशमेंट नहीं है, सस्पेंड कोई सजा है ही नहीं। सस्पेंड तो तत्कालिक उस माहौल को बदलने के लिए इधर से उधर कर देना है, मैं तो ये मानता हूं। और यहाँ एक बहुत बड़ा पीडब्ल्यूडी का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एसडीओ मिलकर 1 अरब से ज्यादा का घोटाला किया यहाँ, जिसकी मैं याचिका लगाया हूँ हाई कोर्ट में। अभी कोरोना के कारण वो भी पिछड़ गई है। तो यही चल रहा है, खेल ही चल रहा है। अभी एक दिन अखबार में पढ़ने के आया कि चुहिया घाटी में क्या ये काम सरकार पहले नहीं कर सकती? जब 51 लोग समाधि ले लिए 54 लोग, तब सरकार कहती है कि मैं रोड बना दूंगा। ये तो सरकार की गलतियों के कारण ये सारा खेल हो रहा है। और जिस तरह से 2 से 200 पार हुआ है भाजपा, मैं कोई भाजपा का विरोधी नहीं हूं, वो हालत फिर जनता पहुंचा देगी अगर जनता चेत गई तो कभी। और जनता से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि मैं अभी तक कोई चंदा, कोई अलग से मदद या किसी से कोई अनुदान नहीं लिया है, और पर अब जरूरत है, परंतु कटनी नहीं छपाऊंगा, आपको अलग से कोई नहीं करूंगा। हाँ, जरूरत है कि इस मिशन को अगर आगे बढ़ाना है तो आप संसाधन लक्ष्मण तिवारी को मुहैया कराइए। नेतृत्व हमारा कोई भी भाई करे, मैं पीछे चलने के लिए तैयार हूं, मगर मार्गदर्शन मूल रूप से मेरा ही रहेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जनता जन जन में आवाज कहीं कहीं आती है कि फलाना अविश्वसनीय है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का भी, फलाना अविश्वसनीय है, फलाना नहीं चलेगा, फलाना इस चौराहे तक रहेगा, फलाने जब बिक जाएगा। तो मैं किसी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, केवल जनता से अपील कर रहा हूं कि आप अब हमको संसाधन मुहैया कराइए। इस लड़ाई को और तेज करना पड़ेगा। नेता सुभाष जी ने कहा था कि मुझे खून दो, हम आज़ादी देंगे, और मैं अपील कर रहा हूं कि मेरा आप साथ दीजिए, संसाधन दीजिए। मैं विंध्य प्रदेश देने के लिए हम और हमारे साथी पूरी ताकत से तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षण संस्थानों में एनसीसी अनिवार्य होना चाहिए, यह बात ब्रिगेडियर एसएस बख्शी ने एक समारोह के दौरान कही। एनसीसी रीवा में चल रहे कैंप का निरीक्षण ब्रिगेडियर एसएस बख्शी ने किया और उनके द्वारा एनसीसी कैडेट्स को प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित भी किया गया है। आपको बता दें कि सीएटीसी के तहत एनसीसी कैडेट्स के लिए कैंप लगाए जाते हैं, जिसमें बी सर्टिफिकेट के लिए 2 वर्ष बाद एवं सी सर्टिफिकेट के लिए 3 वर्ष बाद कैडेट्स की परीक्षा ली जाती है। ब्रिगेडियर बख्शी ने बताया
कि वैसे तो यह कैंप 10 दिन के होते हैं, लेकिन कोरोना काल के चलते इन्हें 3 व 5 दिन का ही किया गया था। कैंप में फायरिंग, ड्रिल, मैप रीडिंग व अव्वल आई कैडेट को प्रमाण पत्र देकर ब्रिगेडियर के द्वारा सम्मानित किया गया है। हर साल एनसीसी के कैंप्स होते हैं, इनको CATC कहते हैं, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, जो कि एनसीसी के कैडेट अपने 2 साल की ट्रेनिंग के बाद B सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम कैंप करते हैं और 3 साल की ट्रेनिंग जो कि आखिरी है उनकी, उसमें C सर्टिफिकेट का कैंप करके एग्ज़ाम देते हैं। ये कैंप आम तौर पे हर साल 10-10 दिन के कैंप होते हैं, लेकिन कोरोना और इस काल में हमने ये कैंप सीमित कर दिए थे 3 दिन और 5 दिन के। लेकिन इस यूनिट ने 3MP के जो बटालियन ने कैंप किए हैं, ये 3 दिन ना करके दोनों ही B और C सर्टिफिकेट को 5-5 दिन का कैंप रखा है। मतलब अपने इनिशिएटिव से ये कैंप बढ़ा दिए हैं उन्होंने, और ये कैंप में इनको सारी फायरिंग और ड्रिल और मैप रीडिंग और सारे मिलिट्री सब्जेक्ट्स की सिखलाई होती है और टेस्ट भी होता है इनका, और इसके बाद अभी अगले महीने इसका एग्ज़ाम होगा B और C सर्टिफिकेट। ये एक अनिवार्य एक्टिविटी है एनसीसी की। एनसीसी, जैसे मैंने अभी जब कैडेटों को संबोधित कर रहा था, ये पहली बात तो पूरे देश की सबसे बड़ी लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पुलिस को भी अगर मिला लें तो उससे भी बड़ी ये ऑर्गेनाइजेशन है। लाखों और मतलब 20 से 25 लाख की नफरी में जाती है ये, और ये स्टेट वाइज इसका ऑर्गेनाइजेशन है। स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज है। जैसे मैं अभी कैडेट्स को बता रहा था, और हाल ही में मैंने भोपाल में भी अपने शिक्षा मंत्री जी से भी इस बात की चर्चा की थी कि स्कूलों और कॉलेजों में इस एनसीसी को धीरे धीरे हम अगर कंपल्सरी कर दें तो इससे हमारे सारे यूथ को बहुत फ़ायदे हैं। पहला, हर एक युवा को या युवती को एक सेल्फ डिसिप्लिन, एक नागरिक, अच्छा नागरिक और देशभक्ति, इसकी भावना आ रही है। उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो आपको कोई स्कूल कॉलेज नहीं पढ़ाता है वो एनसीसी सिखलाती है। मानो ड्रिल है, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है, फायरिंग है, और कई चीज़ें हैं, मिलिट्री सब्जेक्ट्स है, मिलिट्री हिस्ट्री है। इन बातों का उसको ज्ञान मिलता है। उसके एकेडमिक के सिलेबस से एक्स्ट्रा कैडेट भी जो है अपना टाइम एक्स्ट्रा निकाल के हर एवरेज में पूरे साल में कम से कम 20% टाइम अपना निकालता है एनसीसी की सिखलाई करने के लिए। और तीसरा, इसमें कोई उसका खर्चा नहीं है। सारा खर्चा उसको स्टेट या सेंटर की गवर्नमेंट दे रही है, उसको ट्रेन करने के लिए, उसको यूनिफॉर्म देने के लिए। हम सबको जो यहाँ पर हम लोग पोस्टेड हैं, आर्मी के स्टाफ और जो सिविल के ANOs हैं, इन सब की सैलरी भी गवर्नमेंट दे रही है। कैडेट से कुछ नहीं लिया जाता है। उसका मतलब कि उसको तो सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छा इंसान, अच्छी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उसको योगदान मिल रहा है। तो ये एनसीसी के काफ़ी फ़ायदे हैं। और जैसे मैंने बताया, उसको ज्वाइन करने के अगर हम उनको दूसरे फ़ायदे बताएं तो आगे जाके अपने कैरियर में भी, चाहे उसको कोई सर्विस ज्वाइन करनी है, उसमें भी आरक्षण है। कई सर्विसेज में C सर्टिफिकेट होल्डर जो हैं उनको आरक्षण है। रिटन एग्ज़ाम की छूट है। NDA IMA की तैयारी जो कर रहा हो, अफसर बनना चाहता है इंडियन आर्मी में, उसके लिए जो रिटन एग्ज़ाम है, जो कि बहुत टफ एग्ज़ाम होता है, उसके लिए उसको छूट है। उसको डायरेक्टली वो अपने इंटरव्यू के लिए जा सकता है। तो इस टाइप के फ़ायदे जो हैं एनसीसी के काफ़ी हैं। महिला की निर्मम हत्या, पुलिया के नीचे जलाया शव। जनेह थाने के ककरेला गांव में हुई घटना, पुलिस मौके पर पहुंची। एक महिला की निर्मम हत्या कर आरोपियों ने शव को पुलिया के नीचे जला दिया। सुबह घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं महिला की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। यही आशंका जताई जा रही है कि महिला को यूपी से लाकर उसकी हत्या कर दी गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह घटना यूपी सीमा से लगे जनेह थाने के ककरेली गांव की है। शुक्रवार की सुबह स्थानीय लोगों ने सड़क के नीचे स्थित पुलिया से धुआं उठते देखा। लोगों ने जब समीप जाकर देखा तो महिला का शव वहां पर जल रहा था। घटना देखकर लोगों के होश उड़ गए। उन्होंने सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। महिला का शव पूरी तरह से जल चुका था।
आशंका जताई जा रही है कि रात में ही महिला की हत्या की गई है और पहचान को छुपाने के लिए आरोपियों ने पुलिया के नीचे शव को जला दिया। घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। वहीं उसकी पहचान के लिए अब यूपी के सीमावर्ती थानों में जानकारी भिजवाई जा रही है। पूर्व में भी हो चुकी हैं ऐसी कई घटनाएं। यूपी सीमा से लगे इलाकों में इससे पूर्व भी हत्या कर शव फेंकने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। यूपी के बदमाश हत्या के बाद शव को एमपी सीमा में फेंकते हैं। दो प्रदेशों के बीच तालमेल के अभाव में शवों की पहचान तक नहीं हो पाती है और दर्जन भर के संख्या में शव लावारिस हालत में दफन है। कुसुम से ककरेला एक मार्ग जाता है, उस मार्ग पर एक पुलिया है, सकरी से पुलिया के नीचे एक अधजरी अवस्था में एक महिला का शव मिला है। पुलिस को आज सूचना मिली और जहां जलाया है उसको ऐसा प्रतीत होता है कि वो रात की ही घटना लग रही है, क्योंकि वहां पर अंगारे थे। अभी थाना प्रभारी द्वारा शव को सुरक्षित कर लिया गया है और उसकी पहचान का प्रयास किया जा रहा है। मर्डर रजिस्टर्ड कर लिया गया है और आगे की जो वैधानिक कार्रवाई पीएम की रिपोर्ट आने के बाद कर ली जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? अभी जिस तरह का तथ्य आ रहा है तो ये लग रहा है कि हो सकता है कि उसको मार कर जलाया हो या हो सकता है मर गई हो, लाके उसका दाह संस्कार किया हो, कह नहीं सकते। जब तक उस महिला की पहचान नहीं हो जाएगी, ये जांच का विषय है पुलिस के लिए और उसके आधार पर फिर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। योगेंद्र कुमार सिंह, ग्राम ककरैला, थाना गणेश। क्या हुआ है मामला है? ये सुबह करीब 4-5 बजे जब यहाँ धुआं निकला तो समझ में आया कि कोई लाश जलाई गई है जो संदिग्ध है। कि जांच का विषय जरूर है कि पुलिस प्रशासन से जांच का कार्रवाई करनी चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। क्या कुछ जानकारी मिली? नहीं, अभी तो अज्ञात है, कोई जानकारी है नहीं। मौके पर पुलिस से प्रशासन आई है, देखते हैं। अब चलने से पहले आइए जान लेते हैं आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। बंद को सफल बनाने व्यापारियों ने झोंकी ताकत, बाजार में रहा बंद का व्यापक असर। बस ऑनर्स की हड़ताल, परेशान दिखे यात्री। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के द्वितीय चरण का किया गया ई लोकार्पण और कलेक्टर व निगम आयुक्त ने किया रेवांचल बस स्टैंड एवं खन्ना चौराहे का निरीक्षण। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहे रिवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।